नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ना हिंदी साहित्य के एक बेहद ही शानदार और क्लासिक निबंध पर बात करने वाले हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा क्या लिखूं। हम यहाँ सिर्फ एक लेख के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि एक लेखक की उस कमाल की रचनात्मक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं, जहाँ भारी कन्फ्यूजन और संघर्ष के बीच से एकदम नए और अद्भुत विचारों का जन्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने एक बिल्कुल कोरा कागज रखा हो या फिर लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन हो और दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाए, समझ ही ना आए कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? यकीन मानिए, ये एक ऐसी आम उलझन है ना जिससे दुनिया का हर लेखक कभी ना कभी जूझता ही है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यही उलझन हमारे आज के इस शानदार विषय की नींव भी है। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे जो लेखक है ना बख्शी जी, वो अपने इस निबंध की शुरुआत अंग्रेजी के मशहूर लेखक A.G. गार्डनर के एक बड़े ही दिलचस्प विचार से करते हैं। गार्डनर का मानना था कि भाई कुछ भी लिखने के लिए ना एक खास तरह की मेंटल स्टेट, एक विशेष मानसिक स्थिति और स्फूर्ति की जरूरत होती है। और विडंबना देखिए, इस वक्त हमारे लेखक महोदय के पास उसी मानसिक स्थिति का भारी अकाल पड़ा हुआ है। उनका मन बिल्कुल खाली है। अब देखिए, उनकी ये जो उलझन है ना, वो बिना किसी वजह के नहीं है। दरअसल वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें दो अलग-अलग लोगों के लिए, बल्कि कहना चाहिए कि दो बिल्कुल ही ऑपोजिट टॉपिक्स पर एकदम परफेक्ट निबंध लिखने का काम सौंपा गया है। नमिता का टॉपिक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जबकि अमिता का टॉपिक है समाज सुधार। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? ये सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 पन्नों के अंदर समेटना है। कोई चांस ही नहीं है गलती का। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, लेखन की कला, नियम और वास्तविकता। अब इस भयंकर दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता खोजते खोजते लेखक अपने दिमाग में निबंध लिखने के पूरे प्रोसेस और उसके पारंपरिक नियमों के बारे में सोचने लगते हैं। निबंध शास्त्र के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ना कुछ बड़े ही सख्त नियम बना रखे हैं। मतलब सोचिए, पहले सारा मटेरियल इकट्ठा करो, फिर उसका एक सटीक स्ट्रक्चर या रूपरेखा बनाओ, वाक्यों की लंबाई पे एकदम कंट्रोल रखो और निबंधों का सही बैलेंस बनाए रखो। इन रूल्स के बारे में सोच सोच कर ही लेखक की घबराहट और भी बढ़ जाती है। उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि अगर उन्होंने किसी बहुत गहरे विचार को सिर्फ 10-5 शब्दों में समेटने की कोशिश की, तो कहीं बात एकदम बेवकूफ़ी भरी ना लगने लगे। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि लेखक अपने इस टॉपिक और आउटलाइन को चुनने के स्ट्रगल को बड़े ही मजेदार और हास्यपूर्ण तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि जरा सोचिए, जब अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर तक को अपने नाटकों का नाम रखने में इतनी दिक्कत हुई होगी कि उन्होंने घबराकर अपने एक नाटक का नाम ही रख दिया, एज यू लाइक इट। मतलब भाई, जैसा तुम चाहो रख लो। लेखक खुद से कहते हैं कि जब शेक्सपियर जैसी महान इंसान को इतनी परेशानी हुई, तो उनके बस की तो निबंध की रूपरेखा तैयार करना बिल्कुल नहीं है। इसी उधेड़-बुन के बीच लेखक दो बिल्कुल अलग तरह की राइटिंग स्टाइल्स की तुलना करने लगते हैं। एक तरफ है हमारी प्राचीन संस्कृत की परंपरा, जहां बाणभट्ट की कादंबरी जैसे ग्रंथों में लंबे लंबे, मुश्किल और अलंकारिक वाक्यों का ऐसा जाल बुना जाता था जिससे लेखक का ज्ञान और विद्वत्ता झलके। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी निबंधकारों जैसे मोंटेन की परंपरा है, जहां निबंध पूरी तरह से पर्सनल, फ्री फ्लोइंग और भावनाओं से भरे होते हैं। कोई दिखावा नहीं, बस लेखक अपनी सच्ची फीलिंग्स को बिना किसी झिझक के पन्नों पर उतार देता है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग पर आते हैं, अमीर खुसरो का समाधान, संश्लेषण की मास्टर क्लास। इन दोनों शैलियों के बीच झूलते हुए लेखक को अचानक इतिहास के पन्नों से एक बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आ जाता है, जो असल में उनकी इस पूरी प्रॉब्लम का एक कमाल का सॉल्यूशन बन जाता है। बात तब की है जब महान कवि अमीर खुसरो एक बार बहुत प्यासे थे और एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। खुसरो साहब ने उनसे पानी मांगा, लेकिन औरतों ने शर्त रख दी कि भाई पहले हमें कविता सुनानी होगी। एक ने कहा खीर पे कविता सुनाओ, दूसरी ने कहा चरखे पे, तीसरी बोली कुत्ते पे और चौथी ने कहा ढोल पर। मतलब सोच रहे हैं आप, 4 औरतें और 4 बिल्कुल बेमेल टॉपिक। लेकिन भाई, अमीर खुसरो तो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए ही जाने जाते थे ना। उन्होंने अपनी उसी चतुराई से उन चारों की अजीबो-गरीब डिमांड्स को एक ही कविता में कुछ इस तरह पिरो दिया। सुनिए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ये सुनकर औरतें एकदम हैरान रह गईं।
खुसरो की इसी बेजोड़ प्रतिभा से इंस्पायर होकर हमारे लेखक भी ये तय कर लेते हैं कि वो भी अपने दोनों अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर एक ही मास्टरपीस निबंध लिखेंगे। है ना कमाल का आइडिया? अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, दूर के ढोल, युवा, वृद्ध और भ्रम। आइए देखते हैं कि ये पूरी बात आगे कैसे बढ़ती है। लेखक अब फाइनली अपने पहले टॉपिक यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर काम शुरू करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूरी, चाहे वो जगह की हो या फिर समय की, वो अक्सर कड़वी सच्चाइयों को छिपा देती है। जैसे जब हम ढोल के बिल्कुल पास बैठे हों तो उसकी तेज आवाज कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस होती है, राइट? लेकिन वही ढोल जब बहुत दूर बज रहा हो तो उसकी आवाज अचानक से बहुत मीठी, आकर्षक और मनमोहक लगने लगती है। अब लेखक इसी दूरी वाले कंसेप्ट को बड़े ही कमाल के तरीके से पीढ़ियों के अंतर यानी जनरेशन गैप से जोड़ देते हैं। एक तरफ है युवा वर्ग जो अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान से बिल्कुल भी खुश नहीं है और एक एकदम ब्राइट दूर के भविष्य की कल्पना करता है। वो कुछ नया करना चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। दूसरी तरफ है वृद्ध वर्ग जो भी वर्तमान से असंतुष्ट तो है, लेकिन वो अपने दूर के अतीत यानी अपने बीते हुए कल की गौरवशाली यादों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। देखा जाए तो दोनों ही पीढ़ियां अपने अपने तरीके से दूर की चीजों को ही सुहावना मानती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, समाज सुधार का चक्र, प्रगति का कारण। अब यहाँ से ना हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि लेखक अपने दूसरे टॉपिक समाज सुधार को इस पूरी बात में बड़ी ही चालाकी से फिट कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि युवाओं और वृद्धों के बीच का ये जो लगातार चलने वाला टकराव है ना, यही असल में समाज सुधार का असली कारण है। युवा भविष्य को खींचकर आज में लाना चाहते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो अतीत को खींचकर आज में बनाए रखना चाहते हैं। इन दोनों की अलग अलग दिशाओं में लगने वाली ताकत और इस खींचतान से ही समाज में सुधार की जरूरत पैदा होती है। अगर हम इतिहास की इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। प्राचीन काल में देखिए, बुद्ध, महावीर और नागार्जुन जैसे समाज सुधारक आए। फिर मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर और नानक जी ने ये जिम्मेदारी उठाई। और आधुनिक युग में राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने सुधार किए। लेकिन जरा सोचिए, क्या समाज कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट या दोषमुक्त हो पाया? बिल्कुल नहीं। जैसे ही पुरानी कमियां दूर होती हैं, नई कमियां सामने आ जाती हैं। इसलिए समाज सुधारना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये मानव इतिहास का एक ऐसा चक्र है जो भविष्य में भी हमेशा चलता ही रहेगा। आइए अब आते हैं अपनी चर्चा के 5वें और सबसे अहम भाग पर, परिपूर्ण संश्लेषण, विषयों का संगम। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लेखक ने इन दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स का एकदम परफेक्ट कनेक्शन बिठाया है। और ये बात बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे उन्होंने एक एक करके डॉट्स को कनेक्ट किया। पहला स्टेप, युवा एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। दूसरा स्टेप, वृद्ध एक गौरवशाली अतीत का सपना देखते हैं। तीसरा स्टेप, दोनों पीढ़ियों के बीच का ये जो वैचारिक घर्षण है, यही निरंतर समाज सुधार को चलाता है। और फाइनली चौथा स्टेप, अतीत हो या भविष्य, दोनों ही सपने इसलिए मीठे लगते हैं क्योंकि वो दूर हैं। इस तरह उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए और दोनों विषयों के साथ पूरा न्याय किया। तो लेखक अपनी इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे फिलोसॉफिकल कंक्लूजन पर लाके खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें बताता है कि चाहे हम अतीत की ओर मुड़कर देखें या भविष्य की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखें, ये दूरी ही है जो हमारे अंदर एक आशा जगाती है और हमारे समाज को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, साहित्य और विचारों की इस रोमांचक यात्रा का हमारा ये विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। पर जाते जाते आप सभी के सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में ऐसे कौन से दूर के ढोल हैं जो आपके वर्तमान को देखने का नजरिया तय कर रहे हैं? क्या आप भी भविष्य के सपने देख रहे हैं या फिर अतीत की यादों में खोए हुए हैं? हमारी आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतीत, भविष्य और प्रगति के इस कमाल के रिश्ते पर जरूर विचार कीजिएगा।